Hello students, welcome to Northern Point. Today we are going to discuss about the 8th chapter of class 10th NCERT Mathematics, that is Introduction to Trigonometry. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें क्यों जरूरी है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम? सबसे पहले मान लेते हैं किसी रिवर का हमको विड्थ निकालना है, ठीक है? तो कैसे? ऐसे जनरली इसे मेजर करना तो उतना आसान है नहीं, तो इस विड्थ को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? कोई बिल्डिंग है या मीनार है, उसकी हाइट निकालनी है हमको, तो निकाल तो सकते हैं अगर इसको माप सकते तो कितनी बार मापेंगे? वैसे कैसे मापेंगे इसे चढ़ के तो माप नहीं सकते हैं, तो इस हाइट को निकालने के लिए भी हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ता है। और मान लेते हैं कोई दो प्लेन है, उन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, हवा में तो निकाल नहीं सकते, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए भी हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ता है। या तो किसी प्लेन का हाइट निकालना हो, कहाँ से? अर्थ से इसका हाइट कितना है ये बताना हो, तो इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस है जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप लोग अभी 9th से 10th में आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है वो कहां से आया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक कोई ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? ट्राइगन एंड मेट्रॉन, दो वर्ड है, ट्राइगन एंड मेट्रॉन। ट्राइगन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसमें तीन साइड हो, यानी त्रिभुज मान सकते हैं, ट्रायंगल मान सकते हैं। दूसरा मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इन ट्रिग्नोमेट्री we study about the relation between the sides and angles of a triangle, ठीक है? जैसा कि इस डेफिनेशन में क्या क्या आया है, किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन का जो स्टडी है वही हम ट्रिग्नोमेट्री उसी को कहते हैं, ठीक है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? 9th क्लास में पढ़े हैं, बहुत ही डिटेल में ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल, ठीक है? दूसरा होता है साइड। क्या ट्रायंगल का साइड क्या हो सकता है ये भी पता है आप लोगों को? ट्रायंगल के किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन है या लाइन सेगमेंट है उसे क्या कहेंगे? साइड कह देंगे। और थर्ड टर्म क्या यूज हुआ है? एंगल यूज हुआ है। तो एंगल क्या होता है इसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ लेना है, एंगल क्या होता है, ठीक है? तो एंगल क्या है? बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल क्या है? कोई एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ, अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट इस रे का जो रोटेशन होगा उस रोटेशन का ही मेजरमेंट क्या होता है? एंगल होता है। मतलब कि ये मान लेते हैं इनिशियल रे था, आई आर लिख देते हैं, और ये हमारा फाइनल या टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल रे। तो ये जो मेजर ऑफ रोटेशन, ये इनिशियल पॉइंट है, ये जो मेजर ऑफ रोटेशन है यही है हमारा एंगल, थीटा मान लेते हैं, तो यही है हमारा एंगल।
अब क्या ये जो रोटेशन है ये सिर्फ इधर ही हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है? नहीं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है ये रोटेशन। तो जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो ये हो जाएगा इनिशियल रे, ये हो जाएगा टर्मिनल रे, तो रोटेशन किधर? क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा एंगल थीटा। यानी कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तब जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल, और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तब जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम नेगेटिव एंगल। बस एंगल के बारे में इतना जानना है हमको, ठीक है। अभी 10th क्लास में हमको सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़ना, जहां पर भी यूज होगा पॉजिटिव एंगल होगा। तो बाकी नेगेटिव एंगल के बारे में नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में आ सकता है, तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखेंगे क्या एंगल के कुछ मेजर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। जनरली दो तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। क्या क्या है वो? पहला है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। इसमें से 10th लेवल पे आप लोगों के लिए सिर्फ डिग्री मेजर ही यूज होना है। रेडियन मेजर फिर से वही बात, कहां? 11th क्लास में यूज होगा। तो देख लेते हैं पहला क्या है हमारा, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? एक डिग्री की कितने बड़े एंगल या कितने एंगल को कहते हैं एक डिग्री एंगल? देखते हैं। एक रे है हमारे पास, अगर वो रे एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो कितना एंगल बनाता है? पता होगा आप लोगों को, लेकिन मान लेते हैं हमें नहीं पता है। तो ये जितना भी एंगल एक रोटेशन में बनाता है उसका 1/360th पार्ट जो होता है उसी को कहते हैं क्या? 1 डिग्री। तो कैसे बोलेंगे 1 डिग्री? 1/360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन। यानी कि 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। क्या? कंप्लीट रोटेशन क्या कहेंगे उसे? 1 डिग्री कहेंगे। अच्छा, एक रोटेशन के 1/360th पार्ट को अगर 1 डिग्री कहेंगे तो एक रोटेशन टोटल कंप्लीट करने में कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। पता है सबको? ठीक है, डिग्री मेजर ये होता है। एक डिग्री कितना होता है? एक रोटेशन का 1/360th पार्ट, और टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। डिग्री मेजर में एक छोटा सा और सब पार्ट आता है जिसके बारे में हमको देखना है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है? सिंपली एक डिग्री को हम फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक डिग्री को हम कितने? 60 मिनट में डिवाइड करते हैं। और 60 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 60 के ऊपर ऐसे एक डैश लगाते हैं, ठीक है। अब मिनट को हम फर्दर और छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 1 मिनट, या इसे क्या कर सकते हैं? 1 के ऊपर ऐसे एक डैश भी कर सकते हैं। 1 मिनट को किस में डिवाइड कर सकते हैं? 60 सेकेंड्स। या 60 सेकेंड्स को क्या लिख सकते हैं हम? 60 के ऊपर ऐसे डबल डैश। तो डिग्री मेजर के बारे में इतनी बातें हो गई, ठीक है। क्या एक डिग्री कितना होता है? एक रोटेशन का 1/360th पार्ट, और एक डिग्री को 60 मिनट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक मिनट को फिर से हम 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या है? तो आते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट पे, दैट इज रेडियन मेजर। वन रेडियन किसे कहेंगे? रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक यूनिट लेंथ का रेडियस लेंगे, अगर हम एक यूनिट लेंथ का रेडियस लेते हैं और उससे सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसी सर्कल पे उसी यूनिट लेंथ का एक आर्क लेते हैं। मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, और यहां से एक आर्क लिए कितना? ये भी 1 यूनिट का।
तो जो एंगल सबटेंड होगा उस आर्क से सेंटर पे, इस आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसी एंगल को कहते हैं कितना, 1 रेडियन। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी हमारे पास होता है, क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहां पे एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर क्या है, रेडियस। ठीक है, जहां पे एल लेंथ ऑफ आर्क है एंड आर क्या है, रेडियस। और ये जो भी थीटा निकलेगा ये किसके लिए है, रेडियन के लिए। ये भी जो भी थीटा निकलेगा ये किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान देना, थीटा किस में, हमेशा रेडियन में रहेगा। तो अगर हम पूछें कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितने रेडियन का एंगल बनेगा तो कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमको पता है एक कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन में आर्क वही होगा जितना इस सर्कल का पेरीमीटर होगा। सही बात है, यानी अगर एक कंप्लीट रोटेशन में हमको निकालना हो थीटा रेडियन में कितना होगा तो कैसे निकलेगा, थीटा इन रेडियन में निकालना हमको एक कंप्लीट रोटेशन में। तो एक कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, जितना इस सर्कल का पेरीमीटर होगा, कितना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और अपॉन में रेडियस, रेडियस कितना, जितना भी होगा आर। तो आर से आर कैंसिल, कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन का एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन का। अब क्या हम डिग्री और रेडियन को रिलेट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमको पता था एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता था, 360 डिग्री का, और एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन का एंगल बना है, 2 पाई रेडियन का। तो क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ, यानी कि क्या कर सकते हैं, यहां पे छोटा सा लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन कह सकते हैं हम। 2 इधर आ गया तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है हमको, इतना काफी है। वैसे भी 10th क्लास में सिर्फ डिग्री मेजर ही यूज होना है, रेडियन मेजर यूज नहीं होगा। बाय चांस कहीं ओलंपियाड्स वगैरह में आ जाता है तो इतना जानते रहेंगे तो कर सकते हैं। ऐसे पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं, पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट, कैसे एंगल को मेजर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक्यूट एंगल का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो क्या क्या होते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल ए है, इसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच। कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी बाई एच। टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन कॉस टेन कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ऐसे ही सेकेंड
ऑफ एंगल ए और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये तीनों एक साथ क्यों लिखे हैं बताते हैं। असल में जो हमारा को टेंजेंट होता है वो टेंजेंट का अपोजिट होता है या उल्टा होता है या इनवर्स होता है कह सकते हैं। और कोसाइन क्या होता है, सेकेंड का इनवर्स होता है। और साइन क्या होता है, कोसेकेंट का इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या, को टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, b बाई पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेकेंट को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा जहां पर भी हम ये रेशियोज यूज करेंगे तो क्या हमको इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स लिखना होगा, ये इतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं, सीधे सीधे हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को एब्रेविएट करके इसका एब्रेविएशन फॉर्म लिखेंगे, छोटा करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम सिर्फ साइन ए, बस इतने से काम हो जाएगा हमारा। और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, टैन ए, इसको कॉट ए, इसको सेक ए और इसको कोसेक। ठीक है, इन सबको छोटा करके ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होने वाले हैं, तो इसलिए ये सब आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको हर जगह हर स्टेप पे यूज होने वाले हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे, काफी बच्चों को याद होगा, लेकिन जिन्हें नहीं याद है एक आसान सा तरीका ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रिक। ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या है, सबसे पहले क्या लिख लेना, साइन लिख लेना है, कॉस लिख लेना है, टैन लिख लेना है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, देखिए पी बी पी एच एच बी, बस याद हो गया हमको, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो गए। कैसे, साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, टेन पी बाई बी होता है। जब साइन कॉस टेन याद हो गया तो बाकी सारे तो इन्हीं सब के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉट सेक कॉसेक भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तो सर याद कैसे होगा, ये देखिए क्या ट्रिक है, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा। ऊपर का लाइन याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे का एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, फिर बी से भरा। क्या फनी भी है, आसानी से याद भी हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। और अगर बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना है तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, नीचे कॉसेक लिख दें, कॉस का सेक लिख दें, टेन का कॉट लिख दें, और इन्हीं सबको उल्टा करके नीचे लिख सकते हैं। अपने से अगर चाहें तो h बाई पी, यहां से h बाई बी और यहां से b बाई पी। तो इस तरीके से हमको 6 के 6 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। कोई गिवन ट्रायंगल है हमको, उसमें किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड हाइपोटेनस है, कैसे डिसाइड करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, और इसमें ये एंगल ए जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पूछा है, मान लेते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, और ये बी है और ये सी 90 डिग्री या राइट एंगल है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो पहला है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे डिसाइड करेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वही हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस।
साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। ठीक है, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है उस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है उसे कहेंगे क्या? परपेंडिकुलर। जैसे अगर इस ट्रायंगल में एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है? बेस। बेस किसे कहेंगे? पता है, ये बेस यही होगा। क्या कहेंगे इसे? साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है उसके एडजेसेंट में जो साइड है उसे ही बेस कहेंगे। अब कोई बोल सकता है सर एडजेसेंट में तो ये वाला भी है, ये वाला भी एडजेसेंट में, तो इसे तो पहले से ही हाइपोटेनस हम बोल चुके हैं, तो उसे कैसे बेस बोलेंगे? तो ये तो पहले से ही 90 डिग्री के अपोजिट वाला है तो वो हाइपोटेनस हो चुका है, तो दूसरा वाला जो है वही होगा, जाहिर सी बात है। तो सेकंड वन इज बेस। तो क्या कह सकते हैं? साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। ये बात हो गई हमको पूरा कैसे पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। इसके बाद दो नोट्स पॉइंट है जिनके बारे में ध्यान रखना है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है, अभी हम बताए पीछे कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल ए, ये है, इसका मतलब क्या है? साइन ए। ठीक है, अभी पीछे बताए थे। तो साइन ए क्या है? इसे ऐसे नहीं समझ लेना है कि ये साइन और ए का मल्टीप्लाई है। जनरली पिछले क्लास में, छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे कुछ लिखा रहता है बगल में 5 और x लिखा रहता है तो इसका मतलब 5 का x में मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि साइन का ए में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इट इज जस्ट एन एब्रेविएशन यूज्ड फॉर साइन ऑफ एंगल ए। ये साइन ऑफ एंगल ए का एक छोटा सा बस फॉर्म जो हम जनरली यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी जस्ट अ फॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टार पॉइंट है हमारा पहला नोट पॉइंट जिसे याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जहां कहीं पर अगर ऐसे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, ये दोनों सेम है। अपने कन्वीनियंस के लिए जैसे हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए के होल स्क्वायर न लिखकर क्या साइन स्क्वायर ए लिखते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है देखना है तो दोनों का मतलब सेम होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या हो सकता है? अच्छा सर ऐसा हो सकता है तो ये भी हो सकता है क्या कि साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन ए का इनवर्स। अच्छा पावर पे -1 रहता है तो इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या ये भी सही हो सकता है? नहीं, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब अलग अलग है। साइन ए का इनवर्स क्या होता है देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर साइन ए का इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/sin ए, और 1/sin ए क्या होता है? cosec ए होता है। जबकि अगर साइन इनवर्स ए लिखा हुआ है तो ये एक दूसरा फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके बारे में हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स ए लिखा हुआ है तो ये इससे टोटली डिफरेंट है। इट इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
ये क्या है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में हम 12th क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन करेंगे।